जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मानसिक अभिरुचि के इस प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम रोजाना रात को 10 बजे 10 मिनट में 10 प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है, सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। यानी यहाँ पर ये 3-4 कंडीशन इसके बारे में दी गई है। इनके आधार पर आपको दिए गए ऑप्शन में से ये छांट कर बताना है कि वो किस स्थिति में यहाँ पर सफल हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, मानव संसाधन और स्टाफिंग में। क्या सैमुअल मानव संसाधन और स्टाफिंग में जाएगा तो वो अपने इन गुणों के आधार पर इसमें सफल हो जाएगा? जी नहीं, इसमें वो यहाँ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि मानव संसाधन और स्टाफिंग में जो है वो दूसरों से बातचीत करनी होती है। और प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि सैमुअल को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, किसी टीम के प्रबंधक के रूप में। तो किसी टीम के प्रबंधक के रूप में अगर सैमुअल जाएगा तो वहाँ पर भी उसको बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी टीम के अंडर जो होता है उसको संबोधित करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी बातचीत करनी होती है। और जबकि सैमुअल को यहाँ पर बातचीत करना पसंद नहीं है, तो वो इस फील्ड में भी यहाँ पर सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया के प्रबंधन में। अगर वो है सोशल मीडिया के प्रबंधन में जाएगा तो वहाँ पर भी उसको दूसरों से बातचीत करनी ही होगी, तो सोशल मीडिया के प्रबंधन में भी वो नहीं जा सकता, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि उसे किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखते हैं, ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो ऐसे पेशे में जा सकता है जहाँ पर प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुलिस द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से किस को छोड़कर अन्य सभी कम तनावपूर्ण हैं। यानी पुलिस के द्वारा जब अपने ड्यूटी की जाती है तो उनमें जो कार्य करते हैं वे काफ़ी तनावपूर्ण होते हैं। तो नीचे जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में तनावपूर्ण स्थिति को बताया गया है कि किस कार्य को करने से कितना तनाव होता है। तो इनमें एक विकल्प आपको ऐसा छांटना है जो पुलिस पर ज़्यादा तनाव डालता है, और 3 विकल्प ऐसे हैं जो पुलिस पर कम दबाव डालते हैं। आपको ज़्यादा दबाव डालने वाला विकल्प यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव। ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु के संदेश देना। ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झगड़ों पर प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, घरेलू हिंसा दर्ज करना। तो देखिए, घरेलू हिंसा दर्ज करना, इससे पुलिस को जो तनाव होता है वो कम होता है, क्योंकि ये उनके रोजाना के केसेस होते हैं, उनको इनका रबत पड़ चुका होता है। ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झगड़ों पर प्रतिक्रिया करना। अगर सड़क पर कोई झगड़ा हो रहा है तो उससे भी पुलिस को इतना खास तनाव नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखते हैं, मृत्यु के संदेश देना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को जब पुलिस के द्वारा संदेश दिया जाता है तो उनसे भी उनको इतना खास तनाव नहीं होता है, क्योंकि ये उनका रोजाना का काम हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है, दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव, ये पुलिस पर ज़्यादा दबाव डालता है, क्योंकि कोई संगठन होता है वो उसको लंबे समय तक दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो इससे पुलिस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वे ज़्यादा तनाव में आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक व्यवस्था, इन दोनों विषयों को किस सूची के तहत रखा गया है। यानी पुलिस और लोक व्यवस्था को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राज्य सूची में पुलिस और लोक व्यवस्था आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। तो सर्वोच्च रैंक जो होते हैं वहाँ पर डीजीपी की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जिसमें मैंने पुलिस के सभी अधिकारियों की रैंक बताई गई है, कौन सा सबसे ऊंची पोस्ट पे होता है और कौन सा सबसे नीची पोस्ट पर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको ग्राफ दिख जाएगा, आपको इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस ग्राफ को एक बार जरूर देख लेना। तो देखिए, जो सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का होता है। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसकी फुल फॉर्म होती है। सबसे ऊंचा होता है डीजीपी, फिर उससे छोटा है यहाँ था एडीजी, इसका होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी सभी की फुल फॉर्म भी इनके सामने लिखी हुई है। उससे नीचे होता है यहाँ पर आईजी, फिर आईजी से नीचे होता है डीआईजी, डीआईजी से नीचे होता है एसएसपी, एसएसपी से नीचे होता है एसपी, और एसपी से नीचे होता है एएसपी, एएसपी से नीचे होता है डीएसपी, और डीएसपी से नीचे होता है इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, जिसकी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
और सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है एएसआई, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी इसको बोलते हैं। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है हवलदार, और सबसे नीचे होता है यहाँ पर कांस्टेबल, ठीक है। तो सबसे निम्न पद कौन सा होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है ना, जिस उसके थ्रू जो कांस्टेबल भर्ती होंगे वो कांस्टेबल ही यहाँ पर सबसे नीची पोस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके क्रम को ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रांट और रैंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी एक लड़का है ग्रांट और एक है रैंडी, ये दो लड़के हैं। ये अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझको तो इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि मुझको फर्स्ट आनी है, ठीक है, प्रथम स्थान लाना है, यानी कि फर्स्ट आना है। रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की। जो रैंडी जो था उसने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की उसकी संभावना थी। यानी उसको पहले ही पता था कि मेरी तैयारी तो इतनी अच्छी खास है नहीं, अगर मैं ऐसे ही पेपर देने चला गया, ऐसे ही परीक्षा देने चला गया तो मेरे ग्रांट से कम नंबर आ जाएंगे, उसको ऐसी संभावना थी, ठीक है। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए, और जो ये रैंडी था जिसने परीक्षा में धोखेबाजी की थी, इसके नंबर जो है ग्रांट से अधिक आ जाते हैं, क्योंकि ये धोखेबाजी करके नंबर लाया है, ठीक है। तो उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की थी। यानी जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने पहले ही कहा था कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर रैंडी के नंबर ज़्यादा आ गए हैं और उसने धोखेबाजी से नंबर बनाए हैं, ठीक है। तो अब रैंडी द्वारा, देखिए यहाँ से प्रश्न को पढ़िएगा, रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसे अपने प्रोफेसर की नज़र में सम्मान दिलाएगी। यानी रैंडी ने ही यहाँ पर धोखेबाजी से नंबर अधिक लाया है, अब उसको ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया करनी है जिससे प्रोफेसर की नज़रों में उसकी इज्जत बन जाए, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन अगले 5 पेज पर यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रवृत्ति को स्वीकार करना जिसके लिए ग्रांट पात्र है। तो रैंडी ऐसा नहीं कर सकता, रैंडी छात्रवृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वे धोखेबाजी से छात्रवृत्ति ली है, यानी धोखेबाजी से वो अपने ज़्यादा नंबर लाया है, और इसका असली हकदार जो है वो ग्रांट है। तो ग्रांट की छात्रवृत्ति को रैंडी धोखेबाजी से नहीं ले सकता, इससे उसकी प्रोफेसर के नज़रों में इज्जत नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि रैंडी को यहाँ पर ये स्वीकार कर लेता है कि प्रोफेसर साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पर धोखेबाजी से ज़्यादा नंबर लाए हैं और मैं इस छात्रवृत्ति के लायक नहीं हूँ, ये छात्रवृत्ति ग्रांट को ही दी जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर धोखेबाजी से परीक्षा पास की है। अगर वो प्रोफेसर के सामने ये स्वीकार कर लेता है तो प्रोफेसर के नज़रों में उसकी इज्जत बन जाएगी, ठीक है। और यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी, अपने प्रोफेसर के साथ तर्क करना कि छात्रवृत्ति उसके लिए महत्वपूर्ण थी। तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता, वो अपने प्रोफेसर के साथ बहस नहीं कर सकता कि मुझको छात्रवृत्ति जरूर चाहिए थी, चाहे मुझे इसके लिए धोखेबाजी क्यों ना करनी पड़े। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखें, प्रोफेसर के सामने यह साबित करने के तरीके खोजना कि ग्रांट भी धोखेबाजी का सहारा लेता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों जिसमें जासूसी, उग्रवाद और आतंकवाद शामिल है के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी कौन सी है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो मामले होते हैं, जिसमें कि आपका जासूसी भी आता है, उग्रवाद भी आता है और आतंकवाद, इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी एजेंसी भारत के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुफिया विभाग, इसको बोलते हैं आईबी, ठीक है। बात करें यहाँ पर आईबी की, तो आईबी की स्थापना जो हुई थी वो 1887 ईस्वी में हुई थी, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1947 में ही इसको पुनर्स्थापित किया गया था। और आईबी विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और आईबी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपके तपन कुमार डेका जी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आईबी के चीफ कौन है, तपन कुमार डेका। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी रीता जो है बैंक से ऋण लेना चाहती है, तो बैंक को उसको क्या क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या क्या उसको सिक्योरिटी वगैरह देनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, उसकी जानकारी गोपनीय रखे जाने का आश्वासन देना चाहिए। क्या बैंक को उसको ऐसा आश्वासन देना चाहिए कि आपकी जो भी जानकारी है वे सभी गोपनीय रखी जाएगी, उनको किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बैंक को ऐसा ज़रूर करना चाहिए, अगर उसका कोई ग्राहक आता है, उससे ऋण लेता है या फिर पैसे जमा करता है बैंक में, तो उसकी जानकारी बैंक को किसी के द्वारा साझा नहीं की जानी चाहिए। तो ये आश्वासन बैंक के द्वारा दिया जाना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं यहाँ पर, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना। यानी बैंक वाले उसको ये भी कहेंगे कि आप हमारे बैंक में आइए, यहाँ से ऋण लीजिए, आपके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप मेल हो या फीमेल हो, इस बारे में कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। जो भी हो, आप सभी को यहाँ पर लोन मिल सकता है या ऋण मिल सकता है। तो बैंक को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। ये वाली कार्रवाई भी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सी कार्रवाई नहीं होगी? ये दोनों तो होगी, हमको नहीं वाली बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करना। यानी जो दस्तावेज जारी किए जाएंगे उनमें बैंकों के द्वारा स्पष्टीकरण होना चाहिए और उनमें बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई भी तथ्य छुपाया जाना नहीं चाहिए बैंक के द्वारा। तो ये वाली कार्रवाई भी बिल्कुल सही हो जाएगी, बैंक के द्वारा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरतों से परे है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमसे यहाँ पर गलत ही पूछा गया है। अब ये गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बैंकों के द्वारा रीता को ऐसा उत्पाद बेचना चाहिए जिसकी रीता को ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पर इस तरीके से कह रहा है। तो जब रीता को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो हम उसको वो बेचे क्यों? तो ये वाली कार्रवाई इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है? तो भारत के अंदर आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी जो है वो आपकी NIA हो जाएगी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना कब हुई थी? तो NIA की स्थापना 31 दिसंबर सन 2008 को हुई थी और वर्तमान में जो NIA के अध्यक्ष है वो दिनकर गुप्ता जी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। NIA के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 2008। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।